आज नवादा की जनता फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तत्वधान में आज जो ये अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन हुआ है, मैं उसके लिए आप सबको जो यहाँ तशरीफ लाए हैं पहले उनको बधाई देता हूँ। हमारे बीच में आज इस मंच पर मौजूद हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार जी उर्फ नन्नू बाबू, हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आभा सिंह जी, नदीम रियाज साहब, प्रोफेसर इलियास साहब, रोहित सिन्हा जी, नरेश सिंह जी, हमारे पुराने साथी मसूद्दीन साहब, अरुण कुमार जी, संजय पासवान जी, एसएम शरफ जी, मोहम्मद तारिक बाबा जी, मोहम्मद मकसूद साहब, मौलाना मकसूद साहब, जसीम अंसारी साहब, मास्टर जहीर साहब, मोहम्मद प्रिंस जी और यहाँ पर मौजूद अनुसूचित जनजाति के सभी साथी, भीम वाल्मीकि के सभी साथी और नवादा के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों। जरूर कादरी साहब का नाम छूट गया था, जरूर कादरी साहब, और यहाँ पर तमाम हमारे खास तौर पर जो हमारी बहनें आई हैं, हम उनका अपनी ओर से, अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का जो ये धरना का आयोजन हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है। संविधान बचाओ और देश बचाओ का संकल्प लेने के लिए हो रहा है। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? आपने देखा कि मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास। लोगों ने विश्वास किया कि शायद अब वो सबको साथ लेकर चलेंगे और पूरे समाज का, इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर जाति, हर बरादरी को वो साथ लेकर चलेंगे और विश्वास में लेकर चलेंगे। फिर 5 साल गुजर गया, हम सब लोग इंतज़ारी करते रहे कि वो हम सबको, समाज के कमज़ोर वर्ग को, समाज के पिछड़े और दलितों को, अल्पसंख्यकों को और हमारे आदिवासी भाइयों को, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन 5 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो उस 5 साल में सही मानों में समाज के कमजोर वर्गों को इंसाफ नहीं मिला। 2019 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका विश्वास, सबका साथ, नहीं, सबका साथ, सबका विकास। और उस सबका विश्वास, एक चीज उसमें और जोड़ा उन्होंने कि सबका विश्वास। बहुत अच्छा लगा सुनने में कि शायद जो 5 साल में वो काम नहीं कर पाए, देश को विश्वास में नहीं ले पाए, तो यकीनन अब जो देश की जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया है, भारी बहुमत से वो जीत कर आए हैं, तो शायद उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेंगे। लेकिन अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, दोबारा उनको प्रधानमंत्री बने हुए 6 महीने के अंदर
उन्होंने जो कदम उठाए हैं उससे लोगों का विश्वास जगमगा गया है। लोग डर और खौफ में जी रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकार को छीनने की बात हो रही है। हमारे देश का संविधान अभी नीनू बाबू ने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया था, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों को इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर किया, हर तरह की कुर्बानी और बलिदान दिया। है सर कानून अभी नहीं कही। सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो अच्छे चाय जैसा मैं कह रहा था कि हमारे मुल्क का जो आईन बना, संविधान बना, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और वो तमाम ऐसे लोग थे जो बहुत ही दूरअंदेश थे, उनकी दूरदृष्टि थी। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर इस देश को एक रखना है, इस देश की एकता को बनाकर रखना है, तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है, वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, लोकतंत्र। जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता मजबूत नहीं होगी, देश की एकता मजबूत नहीं होगी। और इसलिए बहुत चिंतन और मंथन के बाद हमारा संविधान बना। लेकिन आज वो लोग जिनका इस देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी में उनके पूर्वजों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, आज
वो हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज वो हमें कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी बनो। आज वो हमें कह रहे हैं कि देश के प्रति वफादार बनो। वो आज हमारी नागरिकता का इम्तिहान ले रहे हैं। ये जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। इस देश के जो बुनियादी सवाल थे उसके हल नहीं ढूंढे गए। अभी 6 महीना हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। आज तमाम हमारे पड़ोसी देश, उनका विकास दर हमसे कहीं ज्यादा है। हम अपने आप को बहुत तेज गति से बढ़ने वाला देश कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज 45 साल में अगर सबसे ज्यादा बेकारी है, बेरोजगारी है, तो आज भारत में है, हिंदुस्तान में है। गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। जो किसानों को उनकी खून और पसीने की कमाई की सही कीमत मिलनी चाहिए, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 4 साल में, 5 साल में हम उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे। आज वो नहीं हुआ। किसान की हालत दयनीय है, नौजवान मायूस है, उसको अंधकार दिखाई पड़ रहा है, कहीं रोशनी की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है। और समाज का हर वर्ग आज मायूसी का शिकार है। और उसमें इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल सीए लाने का जो प्रयास किया है और एनआरसी की बात करते हैं, एनआरपी की बात करते हैं, तो सिर्फ ये लोगों का ध्यान जो देश की मूल समस्याएं हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, उससे हटाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश के अंदर लोगों को भटकाया नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान हटाया नहीं जाएगा, तो लोग सवाल करेंगे हमसे। क्योंकि हमने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। उन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। उन्होंने कहा था कि विदेश से जो काला धन हमारा है उसको हम यहाँ लाएंगे और सभी के खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख से 20 लाख रुपए खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। लोगों ने इसी उम्मीद में उनको चुना। अब उनको ये लगता है कि ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होंगे। अब दोबारा हमको सत्ता मिली है तो इसको लोगों को उलझाने का काम करना चाहिए, लोगों के ध्यान को बांटने का काम करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ये सारा जो एक प्रयास उन्होंने किया, जो कोशिश की है कि लोगों के अंदर, लोगों के मन में कुछ ऐसा शंका पैदा की जाए जिससे वो उनका शासन चलता रहे, उनकी हुकूमत चलती है। ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, ये सही मानों में कहा जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी गरीब हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उनके खिलाफ। क्यों उनके खिलाफ है? इसलिए कि जो बड़े लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, वो किसी भी जाति के हो, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं से कागज उपलब्ध कर लेंगे, कहीं ना कहीं से अपने नागरिकता का परिचय पत्र ले आएंगे। लेकिन जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, जो बेघर है, जिसके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? तो ये जो कहा जा रहा है कि ये तो मुसलमानों के विपरीत है, ये सिर्फ मुसलमानों के विपरीत नहीं, ये हिंदुस्तान के हर गरीब के विपरीत है, दलित के विपरीत है, आदिवासी के विपरीत है, समाज के जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके विपरीत। उनको परेशान करने के लिए किया गया है। आपने देखा नोटबंदी आया था, इसी तरह का सपना दिखाया गया लोगों को
कि नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा, उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, जो फेक करेंसी है, जो नकली नोट है, वो खत्म हो जाएगा। और इस तरह क्या एक लोगों के सामने एक भ्रम पैदा किया गया और कहा गया कि थोड़े दिन की तकलीफ की बात है और इसके बाद हमारा देश बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। लोगों ने विश्वास कर लिया। महीनों लोगों को लाइन लगना पड़ा, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन लगना पड़ा। अमीरों को लाइन नहीं लगना पड़ा। जो बड़े लोग थे, जो उद्योगपति थे, जो कॉरपोरेट हाउस के मालिक थे, जिनका पास धन थी, दौलत था, उनको जाकर बैंक में लाइन नहीं लगना पड़ा। लाइन किसको लगना पड़ा? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को और समाज के कमजोर वर्गों को। तो ये उसमें 100 से 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली। और क्या निकला? आज उसका क्या फायदा मिला या क्या परिणाम मिला, अगर उसकी हम समीक्षा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नोटबंदी के बाद इस देश के कल कारखाने बंद हो गए। जो मध्यम वर्ग के उद्योग थे बंद हो गए, छोटे उद्योग बंद हो गए, और जो रोजगार देने की बात इस सरकार ने किया था, यहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई। आज 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार लोग हो गए। नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तो रोजगार देना तो दूर की बात, जिनके पास रोजगार था वो भी छीन लिया गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नोटबंदी का अनुभव देशवासियों को है। उसी तरह से एनआरसी जब लागू होगा तो आपने देखा कि आसाम में क्या हुआ। आसाम में एनआरसी लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और तमाम ऐसे लोग ये कह रहे थे कि वहाँ 50 लाख 80 लाख वहाँ घुसपैठिए आ गए। एक सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में, उनकी निगरानी में वहाँ एनआरसी का काम शुरू हुआ। लगभग 52,000 कर्मचारी उस काम को कर रहे थे और लगभग 1600 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ। नतीजा क्या निकला? जैसा अभी बताया गया कि 19 लाख लोग उस नागरिकता के रजिस्टर से उनका नाम काट दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद जो वहाँ आरएसएस की हुकूमत है, जो बीजेपी की हुकूमत है, उसने कहा कि नहीं, मैं इस एनआरसी को नहीं मानता। यानी 10 साल के परिश्रम के बाद, 1600 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, 52,000 कर्मचारियों को उसमें लगाने के बाद जब उसका परिणाम आता है और 19 लाख लोग रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, तो कहती है वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी कि एनआरसी को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसमें 15 लाख हमारे हिंदू भाई थे तो 50 लाख हमारे मुसलमान भाई। तो ये भेदभाव की जो नीति इनकी है वो आसाम के एनआरसी से पता चलता है। उसी तरह से ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाए। हम लोग जानते हैं, जो लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ा, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेज की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी हिंदू मुसलमान को बांटना। हिंदू मुसलमानों को बांटकर उन्होंने इस देश में 200 साल तक हुकूमत किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हमको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और गांधी जी ने उन्होंने यही काम किया। गांधी जी इस बात को समझ गए और उन्होंने हिंदू मुसलमान सबको एक जगह लाया, सर्वधर्म समभाव की बात की और कहा कि जब तक हम लोग मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे अंग्रेजों को भगाना मुश्किल। और आपने देखा, इतिहास गवाह है कि जब हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की जंग लड़ी, तो हमें कामयाबी मिली। हमने उस ताकत को, उस हुकूमत को जिसका दुनिया में, दुनिया के आधे मुल्कों पर जिसकी हुकूमत थी,
उसको हमने हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। तो ये हमारी एकता की ताकत है। आज उस एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये एक रहेंगे, हिंदू मुसलमान इस देश में एक रहेंगे, तो जो वो मनमानी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। और लोग उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर तुमको जो हुकूमत दी गई तो तुमने इस देश के लिए क्या किया। तो इसलिए भाइयों, आप देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तो जो लोगों में आक्रोश है, बेचैनी है, गुस्सा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर, नागरिकता अधिनियम को लेकर आज लोग इस हिंदुस्तान को की निंदा कर रहे हैं, भारत सरकार की निंदा कर रहे हैं, मोदी सरकार की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान को क्या हो गया, क्यों ये धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि नागरिकता देने के लिए धर्म की जानकारी ली जाए या धर्म के आधार पर लिया जाए। इसलिए आज हमको इस बात को गंभीरता से सोचना है। हमें खुशी है कि आज हिंदुस्तान के लगभग सभी लोग, चाहे वो फिल्म में काम करते हो, आर्टिस्ट हो, बुद्धिजीवी हो, लेखक हो, और समाज के किसी भी वर्ग से, किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म और जाति से आते हो, आज सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को के खिलाफ वो खड़े हो चुके हैं, वो खड़े हो चुके हैं। हमें उनका साथ लेना है। हमको आने वाले दिनों में ये बताना है कि इस लड़ाई में, संविधान को बचाने में हिंदुस्तान का हर वर्ग आज आगे खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। ये हमको साबित करना है, ये हमको बताना है। और इसलिए नवादा के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपके हौसले के लिए बधाई देता हूँ कि जिस हमारी महिलाएं और जिस ठंडक में आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया और लगातार ये आंदोलन चल रहा है, ये आपका हौसला है और इस हौसले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं महिलाओं के लिए खास तौर पर कहूँगा कि उन्होंने भी अपनी ताकत का नुमाइश की है। महिलाएं और पुरुष अगर दोनों मिलकर इस संघर्ष में साथ साथ चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनको इस देश की जनता की बात सुननी पड़ेगी और उनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। हम ऐसा मान कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता की ताकत, आवाम की ताकत सबसे बड़ी होती है। इसलिए आज आवाम खड़ी हो गई है, लोग खड़े हो गए हैं और अपने आप स्पॉन्टेनियस, कोई पार्टी की बात नहीं है। आज तमाम जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो आज खड़ी हो चुकी है, एक साथ आ चुकी है, एक मंच पर हम खड़े हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थक पार्टियां हैं, जो उनके सरकार में भी हैं और जो उनके साथ चुनाव में भी साथ हैं, गठबंधन में साथ हैं, आज वो भी इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आसाम स्टूडेंट पार्टी, क्या है वो, हाँ, असू हो, या जितने, अभी कल की बात है कि कल जो दार्जिलिंग में जो पार्टी, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ी थी, आज वो भी उसके खिलाफ। यानी अकाली दल जो पिछले 20 सालों 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, उन्होंने कह दिया कि इस मसवदा जो बना है सिटीजन अमेंडमेंट बिल का, नागरिक के संशोधन नियम का, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है
उसमें मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए। ये भेदभाव गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी आज वो इस बात की निंदा कर रहे हैं और इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, तो हमारी ताकत हमको समझनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान के लोगों की क्या मंशा है और लोग क्या चाहते हैं। तो मैं अंत में आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग जिस तरह से, जिस हिम्मत और हौसले के साथ आप लोग इस काम में जुड़े हैं, हमारे नौजवान साथियों को विशेष रूप से जिन्होंने आज का ये धरने का आयोजन किया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, मुझे भी मौका दिया, हमारे तमाम साथियों को मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ हमारा संघर्ष कभी ज़ाया नहीं जाएगा। हमारी ये लड़ाई हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई में कभी किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी जुल्म करना कर ले, ये जितने लोगों को जेल भेजना चाहते हैं भेज दें, ये जितने मासूम लोगों को मुकदमों में फंसाना चाहते हैं फंसा लें, लेकिन जुल्म की इंतहा है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम जुल्म के बावजूद हम अपनी बात इस हुकूमत के सामने रखेंगे और पूरी ताकत से रखेंगे और मजबूर करेंगे इस सरकार को। ये जो मोदी और शाह की सरकार है, इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि वो हमारे नागरिकता का इम्तहान न ले, हमारी जो इस देश के प्रति जो भक्ति है उसका इम्तहान न ले। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, आयोजकों को विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो साजिश है, जो काला कानून है, ये काला कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह मिलकर हम अपने तमाम भाइयों को, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हैं, सबको साथ लेकर हम चलेंगे, तभी हमारी ताकत बनेगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार नारों से इनका स्वागत कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।